नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति से और महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के कद और उसका जिसको कहते हैं कि पास्ट और अभी जो है वो प्रेजेंट, इन दोनों की हम कंपेयर करके तुलना करेंगे और आने वाले चुनावों में उसका साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना का निर्माण कैसे हुआ। तो शिवसेना का जो निर्माण जो है वो 3 लोगों ने मिलकर किया। एक बाला साहब ठाकरे जो सब लोग जानते हैं, साथ में जो है वो माधव देशपांडे और उनके साथ में एक उनके और सहयोगी थे पुरंदरे, बाबा साहब पुरंदरे के साथ में मिलकर 1966 में जो है वो महाराष्ट्र में शिवसेना का निर्माण किया। शिवसेना का निर्माण जब किया तो ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं होकर एक सांस्कृतिक पार्टी, या इसको हम कहते हैं कि संस्कृति और मराठाओं को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उससे पहले जो है वो बाला साहब ठाकरे जो थे द फ्री प्रेस जर्नल के जो है वो कार्टूनिस्ट थे और उनके कार्टून जो है वो बहुत कुछ कहते थे। कार्टूनों में भी हमने देखा कि उन्होंने जो है वो व्यंग्यात्मक कार्टून और साथ में जो है उग्र कार्टून जो है वो उग्रता दर्शाने वाले कार्टून उन्होंने बनाए। ऐसा हमने उनकी मूवी में भी देखा है और ऑटोबायोग्राफी में भी हमें मिलता है। तो 1966 में जब उन्होंने शिवसेना का निर्माण किया, उसके बाद में जो है इन्होंने सरकार के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और प्रोटेस्ट में जो है कई बार जो है इसमें मूवी में भी दिखाया गया और ये बहुत सी जो है बुक्स वगैरह में भी बताया जाता है कि वो इतने उग्र होते थे कि ये निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति दोनों को नुकसान करते थे और इसके लिए उनको जो है वो बार बार जेल भी जाना पड़ता था, कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद में 1975 आते आते जो है वो ये जो कई बार जो है गिरफ्तारियों से बचने के लिए कहें या कोई भी राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंदिरा गांधी का जो है वो समर्थन भी किया था। इंदिरा गांधी के समर्थन के बाद में जो है, अब अगर हम बात करें कि इसके बाद में 1990 2000 के दशक की हम शुरू की बात करते हैं, 1992 और 1993 1992 और 1993 में जो है वो मुंबई में दंगे हुए, सब लोग जानते हैं। और उस दंगों के पीछे जो है ह्यूमन राइट्स वॉच जो एक एजेंसी है, अगर उसकी रिपोर्ट को हम देखें तो उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इनके पीछे जो है शिवसैनिक, शिवसेना में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको शिवसैनिक कहा जाता है, तो उनको उकसाने के पीछे जो है वो बाला साहब ठाकरे और जो बाद में जो है मुंबई के जो मुख्यमंत्री थे मुरली मनोहर जोशी, उनका हाथ माना जाता है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी दावा करती है और ये इसलिए क्योंकि जब भी बाला साहब ठाकरे ने किसी भी, चाहे वो रेडियो बीबीसी पे दिया हुआ उनका साक्षात्कार हो या और भी जो न्यू मीडिया उसके जो उन्होंने साक्षात्कार दिए, तो इनमें जो है वो साफ साफ कहते थे और उनका जो कहने का जो लहजा था उसको भी आपको समझना पड़ेगा। वो हमेशा जो है वो हिंदुत्व की बात करते थे, क्योंकि 1990 के बाद में वो लगभग उनका जो राजनीतिक का जो ट्रैक था वो हिंदुत्व के ऊपर आ गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे तरीके से हिंदुत्व अपना लिया था। और ये कब कब देखने को मिला, इसमें भी अगर हम देखें तो जो दंगे हुए थे मुसलमानों के साथ में 1992-93 में, तो उनके खिलाफ भी जो है वो बहकाने उकसाने का काम ये बाला साहब ठाकरे का ही माना जाता है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट्स है। लेकिन इस रिपोर्ट्स को जो है वो सही साबित कौन कौन सी चीजें करती है, वो चीजों पे हम आते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी उन्होंने बात की तो उन्होंने कई बार तो हिंदुओं से अपील की, शिव सैनिकों से अपील की और स्पेशली इसमें यह कहा गया कि आपको जो है वो आत्मघाती जो है वो हमले करने होंगे या आत्मघाती बम बनना पड़ेगा। ये हिंदुओं को लिए उनको जो था वो था। दूसरा जो है वो मराठी मानुस जो है वो वामपंथियों के खिलाफ अपनी इस शिवसेना का निर्माण, उन्होंने ये भी एक उनका मकसद था, क्योंकि वो वामपंथियों की विचारधारा से उनकी विचारधारा जो थी वो मेल नहीं खाती थी और महाराष्ट्र में उस वक्त जो है वो वामपंथी चरम पे भी थे। तो उनको जो है हटाने के लिए इन्होंने शिवसेना और हिंदुत्व का सहारा लिया और हिंदुत्व में अपना प्रभुत्व बनाया। उसके बाद में जो है आपने देखा होगा अगर राम मंदिर का जो है, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो बाला साहब ठाकरे ने ली थी और उन्होंने ये भी प्रस्ताव ये भी कहा था उस वक्त कि कोर्ट को जो है वो जल्द से जल्द फैसला भी करना चाहिए और साथ में जो मुसलमान है जो बाबरी मस्जिद को जो है वो इसकी प्रक्रिया में कोर्ट में जो पक्ष रख रहे हैं उनको जो है मस्जिद के लिए किसी और जगह पे जगह दे देनी चाहिए। ये जो है वैसे देखा जाए तो ये बाला साहब का उस वक्त का जो है वक्तव्य था। लेकिन साथ में उन्होंने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी डाल दी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो विवादित जगह है वहां पे मंगल पांडे का जो है वो स्मारक बनना चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे जो है वो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में पहली जो गोली जो है वो मंगल पांडे की तरफ से चलाई गई थी, ये उनका कहना था। लेकिन यहां से उनका अगर देखें तो हर चीज में आपने देखा होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ भी थे
क्योंकि उन्होंने सीधा बोला था कि पाकिस्तान जो है हमारा बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान एक अलग देश है, तो इंडिया को जो है वो पाकिस्तान के साथ में कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। और इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। आपने देखा होगा उनकी बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती थी कि वो जो है वो स्टेडियम में बोलते थे कि स्टेडियम में हम मैच नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की टीम को आने नहीं देंगे, भारत को भी वहां नहीं जाना चाहिए। साथ में जो है वो जितने भी जो कलाकार थे जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है वो बाला साहब ठाकरे का अपना एक दबदबा हुआ करता था, तो उसमें भी उन्होंने अगर हम देखें तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी कलाकारों को जो है वो यहाँ पे काम नहीं देना चाहिए। और स्पेशली जो है बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि उनको जो है वो वापस से यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। और इसी वजह से जो है बाकी की जो पार्टियां थी, बाकी की पार्टियों की हम बात करेंगे, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आपकी एनसीपी हम ले सकते हैं, कांग्रेस, इनकी विचारधारा के साथ इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। इसलिए उन्होंने जो है वो 1995 में जो है वो बीजेपी के साथ में गठबंधन किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उस वक्त जो है इनकी गठबंधन की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री बने मुरली मनोहर जोशी। क्योंकि इनका बाला साहब ठाकरे का मानना था कि वो बाहर से जो है वो जिसको कहते हैं कि मैं रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हूं, मतलब सारा सरकार जो होगी वो बाला साहब ठाकरे के कहने के या उनके जो है वो राय लेके फिर वर्क करेगी, लेकिन वो कभी भी जो है वो राजनीति में किसी राजनीतिक पद पे नहीं आएंगे, मतलब वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन उनके भड़काऊ भाषण, ये सारी चीजें देखने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने 1999 पे उनको 6 साल का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। और ये उस वक्त का दौर है जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, लाल कृष्ण आडवाणी उनके साथ में हुआ करते थे, तो ये उस वक्त की बातें हैं। फिर जब उसके बाद में अगर हम देखें 2006 के बाद में फिर सिनेरियो बदलता है और 2006 से जो है वो शिवसेना जो है उसके उनके भतीजे राज ठाकरे जो उनके रिश्तेदार है और उद्धव ठाकरे उनके बेटे, तो राज ठाकरे जो है वो जिसको कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के साथ में जो है वो राजनीति में बड़े एक्टिव हुआ करते थे, जबकि उद्धव ठाकरे जो थे वो इतने एक्टिव नहीं थे। तो सबको ये लगता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद में जो है उनका उत्तराधिकारी शिवसेना का वो राज ठाकरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शिवसेना का उत्तराधिकारी जो है वो उद्धव ठाकरे को बना दिया गया। और उसी वक्त 2006 में जो है राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए और उन्होंने जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मनसे जिसको हम कहते हैं उसको जो है उनका निर्माण किया, और अब वो जो है उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी अलग है। इसी के बाद में इसी के साथ में जो है नारायण राणे, जो अभी आपने देखा होगा कि जब उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना का 2 गुटों में बंटवारा हुआ, तो उसमें नारायण राणे जो थे उन्होंने अपनी प्रमुख जो है वो भूमिका निभाई थी, ये जगजाहिर है। तो उसके बाद में ये 2006 में ऐसा होता है और फिर 2012 में जो है वो बाला साहब ठाकरे जो है वो जिसको हम कहते हैं कि उनका जो है वो देहांत हो जाता है। तो ये उनका जो है बाला साहब ठाकरे का एक पूरा सिनेरियो हुआ था करता था, और मुंबई में उनका पूरा दबदबा था। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कम था, ये मुंबई में शहरी जो क्षेत्र था उसमें इनका दबदबा जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि एक तो वो बोलने में बड़े बेबाक थे और थोड़े उग्र स्वभाव के माने जाते थे। और कहते हैं कि जितने भी जो अंडरवर्ल्ड के जितने भी जो लोग हुआ करते थे उनको भगाने में भी जो है वो बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ा हाथ था। और साथ में जो है बाला साहब के कहने पे जो है वो मुंबई जो है वो पूरा लॉकडाउन लग जाता था, शटर डाउन हो जाते थे। ये बाला साहब की जो है वो प्रतिष्ठा जीती, उनका मतलब लोग इतना कहना मानते थे, इतने फॉलोवर्स थे। और 2012 में जब उनका देहांत हुआ था तब भी हमने देखा कि बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि आज तक शायद ही मेरे ख्याल से हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर किसी के जिसकी अंतिम संस्कार जो हो उसकी अंतिम यात्रा में इतने लोग इकट्ठे हुए होंगे जितने बाला साहब के उसमें इकट्ठे हुए हों। लेकिन इसके बाद में जो है 2006 के बाद में क्या नैरेटिव चेंज हुआ, क्या सिनेरियो चेंज हुआ, हम उसी की बात करते हैं। तो ये था शिवसेना का पास्ट। 2006 के बाद में हम वर्तमान की बात करते हैं, 2006 से अब तक की। वर्तमान में उससे उस वक्त से लेके इस वक्त को इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद जो है वो शिवसेना कहीं ना कहीं जो है वो तेवर जो है वो नरम होना दिखाई देने लग गए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे के ऊपर भी जो है वो शिवसैनिक बड़े एक्टिव हुआ करते थे और पार्कों में जाके जो है वो जितने भी जो प्रेमी जोड़े थे उनके वो डिस्टर्ब करते थे। और एक बार तो हिंसक ऐसा भी हो गया, एक ऐसा मामला भी आया था जिसमें जो है शिवसैनिकों द्वारा महिलाओं को पीटा गया था और बाला साहब ठाकरे ने उसके ऊपर माफी भी मांगी थी। लेकिन ये तो है, ये एक संस्कृति का बचाने का उत्तर भारत के लोगों का, बिहारियों का स्पेशली, और दक्षिण भारत के लोगों के खिलाफ वो थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो मराठा थे उनको जो है वो सरकारी पदों पे जो है वो नियुक्तियां होनी चाहिए। ये तमाम तरह की चीजें उनकी वो थी। लेकिन 2006 के बाद में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण हुआ और साथ में जो है उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना में जो है वो सक्रिय रूप से जो है वो शामिल हो गए।
इसके बाद में शिवसेना ने अपना रुख नरम किया, लेकिन वो भाजपा के साथ गठबंधन में बनी रही। और जब 2014 के जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के जो चुनाव थे वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर जो है वो चुनाव लड़े। तो उस वक्त जो शिवसेना थी, उस वक्त उनको जो है वो 2014 में विधानसभा में 63 सीटें मिली। और साथ में अगर इसके हम देखें कंपैरेटिवली, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इसके मुकाबले जो है 122 सीटें मिली। ये 2014 का जो है वो विधानसभा का सिनेरियो है। दोनों के गठबंधन में सरकार बनी, लेकिन तब तक ये था कि शिवसेना जो है वो राजनीतिक पद पे, मतलब मुख्यमंत्री पद वगैरह ये चीजें जो है वो शिवसेना का कोई भी शिवसैनिक जो है वो नहीं लेगा। स्पेशली ठाकरे फैमिली की हम बात कर रहे हैं कि ठाकरे परिवार से ऐसा कोई भी नहीं होगा। अब उस वक्त जो है वो गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। और यहीं से जो है जो मराठाओं के नेतृत्व करने वाले जो नेता थे शिवसेना में, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बनाए जाने से थोड़े नाराज भी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मराठाओं का कोई लीडर हो, मराठा उस समाज से बिलोंग करता हो, आता हो, वो जो है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, सरकार का उसके हाथों में होनी चाहिए। और उसके बाद में जो है ऐसे चलते चलते जो है वो 5 साल इनकी सरकार चली। 2019 के फिर विधानसभा के चुनाव आ गए, और विधानसभा के चुनावों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं जिसमें से 164 सीटें, मतलब इनका सीटों का बंटवारा हुआ, तो 164 में से जो है वो 105 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, और 2014 के मुकाबले 63 सीटों के मुकाबले जो है वो अपने शिवसेना को जो है वो 56 सीटों पे जीत मिली। तब तक जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में अगर हम देखें तो इनका जो था वो गठजोड़ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कहीं भी ये चीजें साथ में नहीं थी कि जो है वो मुख्यमंत्री का जो पद होगा वो 2.5 साल के लिए जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में जो है उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षाओं की वजह से उनके सीएम पद की जो है वो महत्वाकांक्षा थी कि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन जो कार्यकाल होगा वो 2.5 साल का सबसे पहले जो है वो शिवसेना को दिया जाएगा। और इसके ऊपर जो है आपने देखा होगा कि अमित शाह का भी विजिट हुआ वहां पे, लेकिन बात बनी नहीं। और 2019 में जब ये इन दोनों में जो है वो टूट हुई, तो शिवसेना ने जो है वो जिनकी जो चिर प्रतिद्वंदी जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मेल नहीं खाती थी, एनसीपी और कांग्रेस, शिवसेना जो है उनके साथ चली जाती है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो एक नया गठबंधन तैयार करती है। तो गठबंधन तैयार करने के बाद में जो है उस गठबंधन का मुख्यमंत्री होते हैं उद्धव ठाकरे। और कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा होगा शिवसेना का जो है वो शुरू से हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ती थी, और कांग्रेस जो है वो हमेशा जो है आपने देखा है कि उनके कई नेता जो है वो हिंदुओं को गाली देते हुए और हिंदू धर्म को जो है वो गाली देते हुए भी देखे जाते हैं। इलेक्शन आने से ठीक पहले जो है वो मंदिर जो है वो जनेऊदारी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं और भी चीजें सामने आती है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब सरकार का जो है वो कार्यकाल आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के बाद में इसी शिवसेना के जो नेता थे, कुछ लोग जो थे, वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो था उसके जो गठबंधन था उसमें एनसीपी और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ जाके जो है वो उसको गठबंधन तोड़ने के लिए जो थे वो बात करते थे, लेकिन ये बात बनी नहीं। उद्धव ठाकरे ने जो है गठबंधन छोड़ा नहीं, और उसका अंतिम जो है नतीजा ये निकल के आया लास्ट में कि शिवसेना ही के ही 2 टुकड़े हो गए और 2 गुट बन गए, एक शिंदे गुट और दूसरा जो है वो उद्धव गुट। अब शिंदे गुट में जो है वो लगभग जो है शिवसेना के 37 के आसपास जो नेता थे, एमएलए थे, वो शिवसेना को छोड़ के और बीजेपी के साथ चले गए, शिंदे गुट, और शिंदे को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब जो है वो शिवसेना जो है उद्धव गुट सेना और शिंदे गुट सेना में जो है वो बदल गई। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, इलेक्शन कमीशन के पास भी गया, और ज्यादा जो लड़ाई थी वो सिंबॉलिक थी कि जो उनका जो चुनाव चिन्ह है वो किसको जाएगा, तो वो शिंदे गुट को मिला। ये हम सब ने जो है वो देखा, एक सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के तहत हमने ये सारी चीजें राजनीति में हमने देखी। अब अगर हम बात करें उसके बाद में, अभी जो है वो चल रहा है, लेकिन अब इलेक्शन आने वाले हैं, और अब जो है शिवसेना जो है वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। इंडिया अलायंस जो है जिसके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी, जेडीयू जो बिहार की है, राजद आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की है वो भी बिहार की है। और ये वो सारी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार, मोदी भ्रष्टाचारी है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और आपने उनका स्लोगन भी देखा होगा। लेकिन ये पार्टी जो कभी शिवसेना जो है वो एक वक्त तक ऐसा था कि ये हिंदुत्व को नहीं छोड़ रही थी, हिंदुत्व को अपनाया हुआ था इसने पूरी तरह से,
और ये इनकी विचारधारा के अगेंस्ट भ्रष्टाचार और परिवार का मुद्दा जो है वो हमेशा उठा के रखते थे कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। और ये हमने देखा भी है, इनके वक्तव्य अगर आप सुनोगे पीछे जाके कोई स्टेटमेंट, तो हमें यही देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो है वो स्थिति ये बन गई है कि शिवसेना को जो लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मराठा हो, और भी जो है कई समाज के लोग जो है वो शिवसेना को अपना आदर्श के रूप में और एक रेस्पेक्ट के साथ देखते थे, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी। लेकिन आज ये स्थिति बन गई है कि ये पार्टी जो है वो उन पार्टियों के साथ चली गई जो हिंदुत्व को जो है वो अक्सर गाली देती है, हिंदू धर्म को गाली देती है और देवी देवताओं को स्पेशली गाली देती है। और ये हमने देखा उदयनिधि जो स्टालिन अभी जो स्टेटमेंट अभी जो चल रहा है उसका मुद्दा, और वो उसी अलायंस का पार्टनर है। लेकिन जो लोग अपनी बेबाकी से अपनी हिंदुत्व के ऊपर राय रखते थे, आज वो बिल्कुल खामोश है। और खामोश क्यों है? क्योंकि उनको गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ना है, उनको राजनीतिक जो खतरा है वो पहले से ही महसूस हो रहा है। और यही राजनीति के खतरे की वजह से एक दिन जो है वो शिवसेना, अभी आपने देखा उनका वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है और ये शिंदे गुट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और इसकी वजह भी सबसे बड़ी यही है क्योंकि इनके अगर वक्तव्य देखें आप, संजय राउत देखिए, संजय राउत जो है वो बड़े, जिसको हम कहते हैं कि लाइक वो सरकार के खिलाफ जो है वो बड़े जोश के साथ और ऐसे मुद्दे और ऐसे बोल जाते हैं कि वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो फिर भी बोल जाते हैं, उनको माना जाता है। लेकिन वो लोग जो है उस लड़ाई को जो राम मंदिर के लिए लड़ते थे, जो हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, जो मराठा मानस के लिए लड़ते थे, आज वही लोग जो है वो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जिनके खिलाफ वो एक बार ये बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो गांधी परिवार था उस पर भी वो अटैक करते थे कि इन्होंने जो है परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। लेकिन आज एक ऐसी मजबूरी में आके फंस गए कि अब जो है इनका बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब कयास है, राजनीति के बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, आप देखोगे कि उसकी स्थिति ऐसी होगी कि वो दिल्ली और पंजाब में जो है वो साथ लड़ने को तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल, उनका हाल भी आप देख लीजिए। वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जब भी जाते हैं तो वो जो है वो दूसरी पार्टियों के ऊपर, स्पेशली वहां कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। दूसरा तृणमूल कांग्रेस, तो मुंबई की बैठक में हमने चीजें जो सामने निकल के आई कि सीट शेयरिंग को लेके जो है वो ममता बनर्जी खासी नाराज थी। उनका मानना था कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो है वो उनका ये भी था कि इंडिया नाम जब इस गठबंधन का रखा तो उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी थी, लेकिन आज वही चीजें सामने निकल के आ रही है। और बाकी जो है बंगाल में क्या, पश्चिमी बंगाल में क्या हालात है, कैसे वहां पे जो है वो हर इलेक्शन में जो है वो आपस में भिड़ते हैं दो गुट, और ममता बनर्जी का हिंदुत्व के लिए क्या रुख है वो सबके सामने है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार और लालू यादव जो है वो ऑलरेडी चारा घोटाले में कन्विक्टेड है। तो आप जब जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, आज आप उनके साथ ही खड़े हैं। तो अब इससे आप मतदाता तक वो जो जितने भी जो मतदाता हैं, आप जैसे वैसे अगर देखें तो शिवसेना का होल्ड जो है वो ज्यादा महाराष्ट्र में और उसके आसपास के जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, चाहे आप गुजरात की बात करें, इधर आप देखें तो थोड़ा राजस्थान में भी उसका प्रभाव है। लेकिन अब वो प्रभाव जो है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता जा रहा है। तो अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब ये देखना बाकी है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सीटों का बंटवारा कैसे करता है और किसको कितनी सीटें मिलती है। तो आज के एपिसोड में हमने बात की शिवसेना के राजनीतिक हालात की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।